मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी आखिरी नेकी पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। निज़ामुद्दीन ने नाश्ता करने के बाद अपने घर के वाश बेसन में हाथ धोए। कुली करते हुए उन्हें सामने दीवार पर लगे आईने में अपना नूरानी चेहरा नजर आया तो लम्हा भर के लिए उसे देखते ही रह गए। फिर अचानक उनकी नज़र अपनी सिया रेशमी दाढ़ी में मुख्तलिफ मकामात पे हो गए। चंद सफ़ेद बालों पर पड़ी तो उन्हें धचका सा लगा। उन्होंने अपनी बीवी ज़ूफ़िशा से कहा, ज़ूफ़िशा, अरे देखो मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल उगने लगे हैं, पहली बार देख रहा हूँ। ज़ूफ़िशा मुस्कुराती हुई बोली, अब आप बुज़ुर्ग होने के साथ साथ बूढ़े हो रहे। निज़ामुद्दीन तिल मिला उठे, अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं 30 साल का नौजवान कैसे बूढ़ा हो रहा हूँ? वो अपनी दाढ़ी में उगे उन चंद सफ़ेद बालों को उखेड़ने लगे तो ज़ूफ़िशा ने मना कर दिया। बोली, इन सफ़ेद बालों को ना उखेड़ें, ये और ज़्यादा उगाएंगे। तो फिर क्या करूँ? इन्हें रहने दीजिए। ये तो आप भी बखूबी जानते हैं कि जिस मर्ज़ का इलाज ना हो उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। निज़ामुद्दीन ने कहा, तो फिर दाढ़ी मुड़वा लेता हूँ। ज़ूफ़िशा ने तंबीह करते हुए कहा, तौबा तौबा, ऐसा गुनाह न कीजिएगा। आपका नाम निज़ामुद्दीन है, क्या इसके बावजूद इतनी खूबसूरत दाढ़ी को मुड़वाएंगे? दाढ़ी तो मर्द का जेवर होती है। आज तक आपने किसी औरत के चेहरे पर दाढ़ी देखी? निज़ामुद्दीन की बेकरारी को करार नहीं आ रहा था कि अचानक उनके दिमाग में एक खुशकुन ख्याल आया। झट से बोल पड़े, हाँ याद आया, एक काम करता हूँ, वो ये कि दाढ़ी में खजाब लगाऊंगा। ज़ूफ़िशा ने इसकी भी तरदीद की, कहने लगी, कहीं भूले से भी ये काम ना कीजिएगा। चंद महीनों में आपकी दाढ़ी के तमाम बाल सफ़ेद हो जाएंगे और आँखों की बीनाई में भी काफ़ी कमी आना शुरू हो जाएगी। निज़ामुद्दीन ने से कोई भी जवाब नहीं बन पड़ा। उनके चेहरे से बेबसी और अफसरदगी के आसार नुमायाँ हो रहे थे। वो शहर और देहात के दरमियान एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शादी हुए 10 साल हो गए थे। वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक ज़ूफ़िशा के साथ शादी की थी। उनकी 2 फूल जैसी जुड़वां बच्चियां जब एक साथ उन्हें देखते ही दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती तो उनके रूई नुमा हाथों और गालों के लम्स से निज़ामुद्दीन की रूह में सुकून और दिल में ठंडक उतर जाती। ज़ूफ़िशा ने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल की थी, लेकिन वो नौकरी करना नहीं चाहती थी। निज़ामुद्दीन अपने मकान से बाहर लान में आके कुर्सी पर बैठ गए और आसमान की वसअतों पर नज़रें दौड़ाने लगे। सुबह के 10 बज चुके थे। उन्होंने सूरज से नज़रें मिलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला पाए। आँखें चुंधियाने लगी। इसी दौरान उनकी नज़र खला में उड़ते हुए कबूतरों के एक झुंड पर पड़ी तो उनके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी इसी तरह नीले गगन के तले दूर तक उड़ता चला जाता। वो देर तक हयात व कायनात पर गौर व फिक्र करते रहे। बचपन, लड़कपन, जवानी, बढ़ापा, मौत, आग, पानी, हवा, जंगल, पहाड़, दरिया, समंदर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, सुबह शाम, दिन रात, गर्मी सर्दी, बहार ख़िज़ां, दुख दर्द, रंजो अलम, बीमारियाँ, खुशी, उम्मीदें, आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, हसद, बुग़्ज़, अनाद, अच्छा बुरा, हराम व हलाल, सच झूठ, तरह तरह के मसाइल और जुल्मों को सुलझाते सुलझाते आखिरकार आदमी का वजूद मिट्टी में मिल जाता है। सब रिश्ते नाते, अपने पराए, दोस्त दुश्मन साथ छोड़ देते हैं। इन तमाम बातों पे गौर व फिक्र करते हुए निज़ामुद्दीन को अपना आप वक्त के दरिया में बहता हुआ मालूम हुआ। वो सोच के अथाह समंदर में डूबते जा रहे थे कि अचानक ज़ूफ़िशा की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। वो उनके करीब आई और कहने लगी, आप किन ख्वाबों और ख़यालों में खोए हुए हैं? आटा, तेल, हल्दी, मिर्च, साबुन और दालें, घर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैंने इन चीज़ों की लिस्ट बनाई है। दुकान पे जाएं और ये सभी चीज़ें मुझे अभी ला कर दें। निज़ामुद्दीन ने सरतापा अपनी बीवी को देखा और कहने लगे, अभी जाता हूँ। वो कुर्सी से उठे गेट की तरफ जाते हुए कहने लगे, ज़ूफ़िशा, मुझे अपनी दाढ़ी में उगे सफ़ेद बाल याद आ रहे हैं। ज़ूफ़िशा ने तमस्कुराना लहजे में कहा, मुझे सफ़ेद रंग पसंद है, आप मुझे दुकान से सौदा ला कर दें।
निज़ामुद्दीन घर से बाहर बाजार में दुकान पर आए। दुकानदार से ज़रूरत की चीज़ें खरीदने लगे कि इतने में उनके कानों में शंख की आवाज़ पड़ी। उन्होंने बाहर सड़क की तरफ देखा तो 4 आदमी किसी की अर्थी उठाए शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे और कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है के रट लगाए मैयत के साथ चल रहे थे। लोगों का बहुत बड़ा हजूम मरने वाले के पीछे आहिस्ता आहिस्ता शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था। निज़ामुद्दीन को मालूम करने पर पता चला कि ये वज़ीर सेहत दौलत राम की अर्थी उठी है और वो हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इस दुनिया से चल बसे। वो दौलत राम को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आज दौलत राम का दुनिया से अचानक रुखसत होना उन्हें मायूस कर गया। दौलत राम वाकई धन दौलत के मालिक थे, लेकिन आज बिल्कुल खाली हाथ दुनिया से जा रहे थे। मुर्दा बदस्ते जिंदा। निज़ामुद्दीन ने एक ठंडी आह भरी। उन्हें दुनिया की नापायदारी और आखिरत की दायमी ज़िंदगी का एहसास हुआ। साथ ही उन्हें अपने ख़ानदान के बुज़ुर्ग और वो दोस्त व अहबाब यके बाद दिगरे याद आने लगे जो किसी हादसे या बीमारी के सबब अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनके जहन और दिल को बार बार ये एहसास झंझोड़ने लगा कि ज़िंदगी एक हादसा है। सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुँचे कि आदमी इस दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, और अगर कोई चीज़ साथ जाती है तो उसके अच्छे बुरे अमाल हैं। वो घर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि आगे से उन्हें एक भीख मांगने वाली औरत नजर आई। वो उन्हें देखते ही बड़ी पुरसोज आवाज़ में गाने लगी, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज़ कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। गीत के बोल सुनाने के फ़ौरन बाद उस औरत ने निज़ामुद्दीन की तरफ हाथ फैलाया। निज़ामुद्दीन के दिल में गीत के बोल और औरत की आवाज़ ने हलचल सी पैदा कर दी थी। उन्होंने जेब से कुछ रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए, लेकिन उस औरत को नसीहत-आमेज़ लहजे में समझाने लगे, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर आंखें सब कुछ सलामत है, लेकिन इसके बावजूद भीख मांगती हो। आखिर कब तक भीख मांग कर अपना पेट पालती रहोगी? कहीं जाके काम करो। निज़ामुद्दीन ने अपने घर के अंदर कदम रखा तो जुल्फ़िशा ने पूछा, कहाँ थे अभी तक? बहुत देर कर दी, मुझे अभी दोपहर का खाना तैयार करना है, बच्चियों की वर्दी धोने को पड़ी है। निज़ामुद्दीन ने जवाब दिया, जुल्फ़िशा, वज़ीर सेहत दौलत राम अब दुनिया में नहीं रहे। उनकी अर्थी जा रही थी। बाज़ार में से गुज़रना मुश्किल हो रहा था, इसलिए देर हो गई। जुल्फ़िशा ने हैरत से पूछा, उन्हें क्या हो गया? वो तो बिल्कुल ठीक थे। निज़ामुद्दीन ने कहा, हार्ट अटैक उनकी मौत का सबब बना है। सबको जाना है बारी बारी, और जहाँ जाना है वहाँ की कोई भी तैयारी नहीं है। आज मैं अपने गुज़श्ता 30 बरसों पर ध्यान देता हूँ तो लगता है कल की बात है। बचपन, लड़कपन, स्कूल और कॉलेज का ज़माना, दोस्त और मेरे हम जमात कहाँ कहाँ मिले और किन किन राहों पर बिछड़ गए, और फिर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आमद, इन बच्चियों का पैदा होना। सच कहता हूँ मुझे सब याद है ज़रा ज़रा। एक दिन मेरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए चाहता हूँ कि कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक ज़िंदगी का सफ़र तय कर लूँ और जहाँ तक हो सके नेकियां कमाऊँ। जुल्फ़िशा बोली, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, आपकी सोच और इरादों से मुझे इत्फाक है। खुदा हमको नेक काम करने की तौफीक दे। ये कहते हुए जुल्फ़िशा किचन में खाना तैयार करने में लग गई और इधर निज़ामुद्दीन की एक बच्ची उन्हें कहने लगी, पापा मुझे चॉकलेट खाना है, ला कर दो। दूसरी ने कहा, पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाना। अपनी प्यारी बच्चियों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उठे और चिलचिलाती धूप में दुकान से बच्चियों के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम ले आए। निज़ामुद्दीन अपनी दाढ़ी में उगे सफ़ेद बालों को देखकर फिक्रमंद हो गए थे। उनकी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र और दिल में आखिरत की फ़िक्र रहने लगी। गर्दिश रोज़ व शब में उन्हें यूँ मालूम हो रहा था कि जैसे काला और सफ़ेद चूहा उनके वजूद को मुसलसल कुतर रहे हों और वो बेबसी की हालत में महवे हैरत हों। एक रोज़ वो घर से अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे कि उन्हें अनीता कौर नाम की एक बूढ़ी औरत गिरते संभलते नज़र आई। उन्होंने गाड़ी एक तरफ लगाई, नीचे उतरे और बुढ़िया के करीब आकर उसे पूछने लगे, क्या हाल है माई? बेटे बस यही हाल है जो तुम देख रहे हो। मेरी आंखें अब कमज़ोर हो गई हैं, छोटी बड़ी चीज़ें पहचानना मुश्किल हो रहा है। मेरा भी आप ही की तरह एक खूबसूरत नौजवान बेटा था, उसे ऊपर वाले ने 2 साल पहले अपने पास बुला लिया। उसके बापू पहले ही परलोक सिधार गए थे। मेरी बेटी की बेटी और मैं घर में रहती हैं। माई आप कहाँ रहती हैं? वो सामने मेरा मकान है। उस बुढ़िया ने उंगली के इशारे से निज़ामुद्दीन को अपना मकान दिखाया। निज़ामुद्दीन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, माई मैं एतवार को आपके घर पर आऊँगा और आपको साथ लेकर डॉक्टर से आपकी आंखें चेक करवाऊँगा। बेटे मालिक आपको सदा सुखी रखे, मुझ दुखियारी को और क्या चाहिए।
एतवार के दिन जब निज़ामुद्दीन उस बूढ़ी औरत को आंखों के माहिर डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसकी नज़र चेक करने के बाद एक मोटे शीशे की ऐनक बनाने को दी। कोई 1.5 घंटे के बाद जब ऐनक तैयार हुई और बूढ़ी ने पहनी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया, आहा बेटे, मुझे तो सारा संसार नज़र आ रहा है। तुझे मेरी उम्र लगे। किसी ने सही कहा है कि दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया। तूने पुत्र आज मेरा जहान लौटा दिया। निज़ामुद्दीन को दिल में सुकून महसूस हुआ। उनके दिल से ये आवाज़ आई कि उन्होंने आज एक नेक काम किया है। एक रोज़ वो अपने घर से गाड़ी में पेट्रोल डालने जा रहे थे कि कौमी शाहरा के एक बहुत बड़े चौक पर उन्हें कोई 80 साल का एक बूढ़ा सड़क पार करने के लिए तरसता नजर आया। छोटी बड़ी गाड़ियां मसलसल सड़क पर गुजर रही थीं और ये बूढ़ा जो ही आगे बढ़ता तो कोई गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ उसके करीब आ जाती। वो डर खौफ के मारे 4 कदम पीछे हट जाता। वो बूढ़ा ना जाने कब से सड़क पार करने का जतन कर रहा था, मगर छोटी बड़ी गाड़ियों वाले कहाँ उस बूढ़े पर तरस खाने वाले थे। सड़क को अपनी गाड़ियों से यूं रूंदते हुए गुजर रहे थे कि जैसे उन्हें हमेशा दुनिया में रहना हो। निज़ामुद्दीन को उस बूढ़े की बेबसी और ज़ौफ़ पर तरस आया। उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क के एक तरफ खड़ी कर दी और उस बूढ़े के करीब जाकर उसे पूछने लगे, दादा, आपको कहाँ जाना है? सड़क पार करना चाहते हैं क्या? हाँ बेटे, मुझे सड़क पार करने में डर लग रहा है। ये गाड़ियों वाले रुकते ही नहीं। निज़ामुद्दीन ने कहा, दादा, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। बूढ़े ने उनका हाथ पकड़ा और सड़क के पार पहुंचा दिया। बूढ़े ने इज़हार ममनूनियत के तौर पर कहा, बेटे जीते रहो। निज़ामुद्दीन ने कहा, दादा, अपना नाम व मकाम तो बताइए। उसने कहा, मुझे कर्नल तेज बहादुर बहन कहते हैं, मैं फ़ौज में कर्नल था। निज़ामुद्दीन को कंपनी वाले बहुत चाहते थे। कई मामलात में कंपनी का जनरल मैनेजर उनसे मशवरा करता था। एक रोज़ वो कंपनी के दफ्तर में बैठे जनरल मैनेजर से कारोबारी मामलात पे गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी असना में उनके दोस्त एहसान का फ़ोन आया। उन्होंने इस दौरान दोस्त का फ़ोन नहीं उठाया। कुछ वक्त के बाद जब वो अपने कमरे में आए तो उन्होंने एहसान को फ़ोन किया। उसने बताया कि उसके मोहल्ले में नूर खान नाम के एक शख्स का इंतकाल हो गया है, लेकिन मोहल्ले का कोई भी आदमी उसे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वो इसलिए कि उसके जिस्म पर फोड़े निकल आए थे जिनमें से पीप रिश्ती रहती थी। दोस्त ने यह भी बताया कि नूर खान पर जब आज से 1.5 साल कबल 3000 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा तो पंचायत बैठी। पंचायत के मेंबरान ने यह फैसला किया कि अगर नूर खान अपने आप को सच्चा समझता है तो अपने सर पर कुरान मजीद रख कर ये कह दे कि मैंने चोरी नहीं की है, तो उस पर यकीन किया जाएगा। नूर खान ने बेइज्जती से बचने के लिए कुरान मजीद सर पर उठा लिया। कोई 2 माह के बाद उसके बदन पे आहिस्ता आहिस्ता फोड़े निकलने लगे। आज ज़िंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया और मौत ने उसे गले लगा लिया। निज़ामुद्दीन ने आओ देखा न ताओ। उन्होंने फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली और अपने दोस्त एहसान के घर पहुंच गए। उन्होंने मतवफ़ी को खुद अपने हाथों से गुस्ल दिया, ताबूत में लाश रखवाई, मैयत को कंधा दिया। सब लोग उन्हें देख के शशदर रह गए। इस तरह नूर खान की तहजीज़ व तकफीन के बाद घर लौट आए। शाम के 5 बज चुके थे। उन्होंने नमाज असर पढ़ने के बाद चाय पी। दोनों बच्चियां उन्हें देखकर फ़ौरन उनकी गोद में आके बैठ गईं। वो उनसे प्यार दुलार की बातें करने लगे। ज़ूफ़िशा ने कहा, 10 दिन के बाद मेरी खालाजाद बहन नाहिदा की शादी है, इसलिए कल आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। मुझे शॉपिंग करनी है। अपनी इन जुड़वा बच्चियों सना और सफ़ा के लिए कपड़े, चप्पल, बूट, आपका सूट बूट और अपने लिए बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहती हूँ। निज़ामुद्दीन ने कहा, हाँ ठीक है, कल मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊँगा। तुम उन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट तैयार करके रखो, कल उन्हें बाज़ार में जाकर ख़रीद लेंगे। दूसरे दिन निज़ामुद्दीन, ज़ूफ़िशा और उनकी दोनों बच्चियाँ एक बहुत बड़े शोरूम में ख़रीदारी करने गए। निज़ामुद्दीन ने अपनी बीवी और बच्चियों के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदी और अपने लिए भी सूट बूट खरीदा। शाम से पहले पहले वो अपने घर पहुँचे। दूसरे दिन जब निज़ामुद्दीन ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुए तो ज़ूफ़िशा ने कहा, आज ड्यूटी से जल्दी घर आ जाइएगा। मेरा दिल चाहता है कि आज बाहर किसी अच्छे होटल में शाम का खाना खाएंगे। निज़ामुद्दीन ने बीवी की राय से इत्फाक़ किया। कहने लगे, मेरी जान, मैं जल्दी आऊँगा, तुम तैयार रहना। ये कहते हुए अपनी ड्यूटी पे चले गए। कोई 1 बजे के करीब वो अपने ऑफिसर से रुखसत लेकर घर के लिए रवाना हो गए। वो हर रोज़ एक गुंजान और सुनसान जंगली इलाके से गुजर कर घर पहुँचते थे। अगरचे उस जंगली इलाके पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन दराब, चीड़, देवदार और दूसरे पेड़ों की घनी आबादी के सबब उस इलाके में दिन को भी शब की सियाही का समा नज़र आने लगता था।
निज़ामुद्दीन जो ही उस जंगली इलाके में से गुजरने लगे तो उनकी नज़र सड़क के किनारे तड़पते हुए एक बंदर पर पड़ी कि जिसकी पिछली दोनों टांगें किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी वाले ने तोड़ दी थीं। निज़ामुद्दीन के दिल में ये सोच के रहम आ गया कि कोई दूसरा गाड़ी वाला उसको मार देगा। उन्होंने फ़ौरन अपनी गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़ी कर दी और उस तड़पते हुए बंदर के करीब आ गए। उन्होंने उसे अगली 2 टांगों से पकड़ा और सड़क से बाहर एक तरफ ले गए कि इतने में बंदरों की कसीर तादाद ने उन्हें देख लिया और चारों तरफ से उन पर झपट पड़े। उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं भाग पाए। चंद ही लम्हों में बंदरों ने उन्हें नोचना खसोटना शुरू किया और इस तरह उनकी रूह अपनी मालिक हकीकी की तरफ परवाज़ कर गई। शुक्रिया।